हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रॉस स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग लगातार ये रिवीजन कर रहे हैं हम लोग बीपीएससी के लिए, 70th बीपीएससी एग्जाम के लिए किस पॉलिटी सब्जेक्ट की। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने उच्च न्यायालय के बारे में समझा था, और आज हम लोग समझेंगे जो ग्राम न्यायालय है, लोक अदालत है, अधिकरण और जो भी अदर समाधान के जगह होते हैं वो सब के बारे में समझेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट। ये देखिए ग्राम न्यायालय लोक अदालत का ये समझेंगे। समझते हैं कि ग्राम न्यायालय ये सारे जो हैं ये सब विवाद के समाधान हैं। ये जो विवाद होते हैं उसके समाधान के दो तरीके हैं। एक है विधिक न्यायालय के द्वारा होता है, दूसरा वैकल्पिक विवाद विवाद समाधान तंत्र के द्वारा होता है। विधिक न्यायालय में उदाहरण के तौर पे समझे तो ये आपका आ जाएगा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अधिकरण, उच्चतम न्यायालय और अधिकरण, अधिकरण आदि, ये सब न्यायालय हो गए हैं, ये विधिक न्यायालय कहलाते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र में देखा जाए तो जो मध्यस्थ होते हैं उसे बोलते हैं मध्यस्थता, पंचाट आदि, ये सब वैकल्पिक विवाद में हो गए हैं आदि। ये देखिए वैकल्पिक विवाद जो समाधान है ये, इसकी बात करें तो ये वैकल्पिक विवाद समाधान को हम लोग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। वैकल्पिक मतलब कि अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये जो समाधान है इसमें किसी भी विवाद का हल करने का मध्यस्थ और सुलह, मध्यस्थता और समझौता जो होता है, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। समझ गए? इसके अंतर्गत होते हैं वैकल्पिक विवाद के अंतर्गत। ये देखिए वैकल्पिक विवाद समाधान में किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये मध्यस्थता, सुलह, समझौता ये शामिल किया गया है। समझ गए? और इनका जो तरीका होता है, इनका लोक अदालत के माध्यम से ये लागू किया जाता है। इस तंत्र में जितने भी परिवार न्यायालय हैं, न्यायिक न्यायालय जो समझौता है, सौदा अभिभावक है, और जो सामूहिक सौदेबाजी है, जो सामूहिक तौर पर उन्हें अधि क्या बोलते हैं, समझौता किया जाता है, उनको बोलते हैं, ये वैकल्पिक विवाद के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। कौन कौन से? परिवार न्यायालय, न्यायिक समझौता, सौदा अभिभावक, इन सबको वैकल्पिक विवाद के समाधान के अंतर्गत शामिल किया गया है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, मतलब कि वैकल्पिक विवाद समाधान में, ये तीन अनुच्छेद को के आधार पर ये दिखाया गया है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 39A। इसमें बात करें तो इसमें अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समझ समानता का बात किया गया है। किसकी बात किया गया है? विधि के समझ समानता की बात की गई है। समानता का। और 21 आर्टिकल में क्या बताया गया है? ये जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। किसके? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 32 की बात करें तो यह लोगों को न्याय मांगने का अधिकार प्रदान करता है। ये न्याय मांगने का 32 में न्याय मांगने का अधिकार प्रदान करता है, अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 39A की बात की जाए तो यह लोगों के समान
न्याय और निःशुल्क जो कानूनी सहायता होते हैं, इनको प्रदान करने के लिए जो प्रावधान किया गया है, इनको इसमें बताया गया है। समान न्याय के लिए और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। समझिए, किन आधारों पर यह वैकल्पिक विवाद समाधान को रखा गया है, समझिए। और सिविल प्रक्रिया जो संहिता है, ये धारा 89 के तहत इसमें निम्नलिखित तरीके से न्यायालय के बाहर जो विवाद होते हैं उसको निपटाने के लिए वो प्रबंध किया गया है। जो कि तरीका कौन कौन सा है? एक मध्यस्थ का है, माध्य स्तंभ का है, दूसरा है सुलह का, तीसरा है लोक अदालत के माध्यम से जो न्यायिक समझौता मिलता होता है, इसका किया गया है। चौथा किया गया किसके द्वारा है? मध्यस्थता का। बात करें माध्य स्तंभ और सुलह की, तो ये माध्य स्तंभ और सुलह, ये दोनों अधिनियम माध्य स्तंभ और सुलह अधिनियम 1996 के तहत लागू किया गया है। अधिनियम किसके तहत? 1996 के तहत इसको लागू किया गया है। और लोक अदालत के जो माध्यम से जो समझौता होता है, इसको कब लागू किया गया है? ये कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लागू किया गया है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लागू किया गया है। और मध्यस्थता क्या है? मध्यस्थता की बात की जाए तो ये न्यायालय के दो पक्ष जो होते हैं, दोनों पक्षों के बीच जो समझौते होते हैं उनको प्रभावी बनाता है, समझ गए। तो न्यायालय के, आप लोग लिख सकते हैं, न्यायालय के दो पक्षों के बीच समझौते को प्रभावी बनाता है। किसको? समझौते को प्रभावी बनाता है, समझ गए, प्रभावी बनाता है। और इसमें बात करें, ये जो सारे हमारे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट तंत्र हैं, मतलब वैकल्पिक विवाद समाधान जो हैं, इनके विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार में ये आप ये देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार में। एक सेकंड, ये देखिए, माध्य स्तंभ। माध्य स्तंभ में ये बताया गया है कि इसमें जो निष्पक्ष और गैर पक्षपाती जो निर्णय होते हैं, उस निर्णय को जबरन आरोपित करने वाला एक तीसरा मध्यस्थ, जो मध्यस्थ शामिल होता है, या दोनों पक्षों के परस्पर जो सहमति से विवाद का हल कराने की कोशिश करता है, इसको बोला जाता है। वाणिज्यिक न्यायालय की संशोधन 2018 तथा वाणिज्यिक न्यायालय नियम 2018 ने मध्यस्थता को यह बल प्रदान किया है। ये बात याद रखिएगा थोड़ा, समझ गए। कौन सा? न्यायालय संशोधन अधिनियम 2018 तथा वाणिज्यिक न्यायालय नियम 2018 इन मध्यस्थता को बल प्रदान किया है। ये पूर्व संस्थानिक मध्यस्थता है और समझौते का लिए बना है, समझ गए। सुलह की बात की जाए तो ये सुलह एक स्वैच्छिक, अपने मन का, लचीली कर सकते हैं, इसको गोपनीय भी कर सकते हैं और हितकारी कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया के अंतर्गत ये सुलह आता है, समझ गए। और इसमें जो सुलहकर्ता होता है वो बाध्यकारी निर्णय नहीं देता है। मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि वो बाध्यकारी है आपके निर्णय, आपको सही निर्णय देने के लिए, इसका कोई गारंटी नहीं है उसमें रहता है। और दोनों पक्ष जो होता है, सुलह जिसके जिसके बीच में होता है, ये दोनों पक्षों के सुझावों को स्वीकार अस्वीकार करने के लिए ये स्वतंत्र रहता है। कौन? सुलहकर्ता। इसीलिए कहा गया है यह बाध्यकारी निर्णय नहीं देता है, ये अपने जो सही इसे लगेगा वो निर्णय देगा। और इसका जो प्रक्रिया होता है, ये प्रक्रिया को माध्य स्तंभ और सुलह अधिनियम 1996 द्वारा कानून से मान्यता प्राप्त हुआ है, समझ गए। कितना द्वारा? 1996 द्वारा इनको मान्यता प्राप्त हुआ है।
अब मध्यस्थता की बात की जाए तो मध्यस्थता में पहले ये देख लेते हैं लोक अदालत की। लोक अदालत के माध्यम से जो न्यायिक समझौता होता है, न्यायिक समझौता मतलब क्या? मतलब कि बातचीत जो होता है, बात यह समाधान का सबसे सरल तरीका होता है कि जो कि समझौता के द्वारा इसे निपटाया जा सकता है। इसमें जो विवाद होते हैं, विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्ष आपसी बातचीत का चुनाव करते हैं और इसमें नियम कोई निर्धारित नहीं होता है और दोनों पक्ष किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना ही बातचीत करते हैं। यह तभी सहायक होता है जब दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ और धैर्य विद्वान होता है। क्योंकि मान लीजिए एग्रेसिव नेचर का रहा दोनों पक्ष, तो दोनों तो वहीं भिड़ जाएंगे। इसीलिए ये समझौता तभी होगा जब आपसी समझ उनको होगा और धैर्य उनमें रहेगा कि हाँ, सॉल्यूशन हम निकालेंगे बातचीत करके। लेकिन ये भारत में बातचीत करके सुलह को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं दिया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरता है। समझ गए? यही बात बताया गया है इसमें लोक अदालत के माध्यम से जो न्यायिक समझौता होता है। मध्यस्थता की बात की जाए तो मध्यस्थता सुलह और स्वैच्छिक होता है। मध्यस्थता सुलह और स्वैच्छिक नहीं होता है, ये निष्पक्ष होता है। मध्यस्थता ये सरल, सुलह और स्वैच्छिक होता है और ये मध्यस्थता निष्पक्ष होता है। ये मध्यस्थता गैर पक्षपाती और निर्णय को जबरन आरोपित करने के लिए एक तीसरा तरीका होता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। ऐसे कुछ अन्य और विवाद हैं जिसको आप समझ सकते हैं कि क्या-क्या अन्य विवाद हैं। अन्य विवाद की बात करें तो ये देखिए, परिवार न्यायालय समाधान, परिवार न्यायालय, समझे? ये सारे ये भी मंच है एक। दूसरा आप कह सकते हैं लोक अदालत, लोक अदालत। तीसरा आप बोल सकते हैं ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय। चौथा में न्याय पंचायत हो गया, न्याय पंचायत। अब चलिए इसमें हम देखते हैं कि लोक अदालत क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। लोक अदालत के बारे में समझते हैं। ये देखिए, देखिए मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर एक नोट्स आप लोगों के लिए लाता हूँ, आप लोग को टाइम टेकिंग ना हो यहाँ पे ज़्यादा राइटिंग करने में, आपको लिख कर लिखने में। इसीलिए मैं पहले से ये नोट्स रेडी करके लाता हूँ, जो कि इसमें भी टाइम टेकिंग हमारा होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग के लिए मैं ऐसे ही डायरेक्ट आ जाता हूँ समझाने के लिए, ताकि कुछ पॉइंट आपको लिखा हुआ रहता है तो आपको समझ आ सके कि क्या है नहीं है। समझ गए? चलिए अब लोक अदालत के बारे में समझते हैं। लोक अदालत की बात की जाए तो ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये गांधीवाद सिद्धांत पर आधारित है। समझ गए? ये एडीआर व्यवस्था को, एडीआर व्यवस्था में कौन कौन सा आ गया? मध्यस्थता आ गया, बातचीत आ गया, सुलह हो गया, आदि जो माध्यम है विवाद का समाधान का, इसको घटक माना गया है एडीआर का। इसमें वो लोग शामिल होता है जिन पर विवाद समाधान का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन शामिल होते हैं? इनमें वो शामिल होते हैं जिन पर विवाद समाधान का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो ये इसका उत्पत्ति कब हुआ था? ये मार्च कितने को हुआ था? ये 14 मार्च को हुआ था। ये 14 मार्च 1982 में हुआ था। समझ गए? 14 मार्च 1982 में ये गुजरात के जूनागढ़ है, जूनागढ़ में है, उसमें आयोजित किया गया है। समझ गए? जूनागढ़ में आयोजित किया गया था लोक अदालत। इसमें कानूनी सेवा की बात की जाए तो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1887 के आने से लोक अदालतों को कानूनी मान्यता प्राप्त दी गई। समझ गए? और संरचना इसकी, लोक अदालत की अध्यक्षता मौजूदा या सेवानिवृत्त जो न्यायिक अधिकारी होते हैं, ये इनके द्वारा सभापति के रूप में की जाती है। समझ गए? मौजूदा अध्यक्ष और सेवानिवृत्त जो अधिकारी होते हैं, सभापति, इनके रूप में की जाती है। इनमें दो अन्य सदस्य भी होते हैं, जो कि पहला होता है कौन? दो अन्य सदस्य लोक अदालत में, ये एक वकील होता है, दूसरा समाज सेवी होगा। समझ गए? इसकी विशेषता क्या होती है? लोक अदालत की विशेषता में देखा जाए तो लोक अदालत के जो निर्णय होते हैं, इनको दीवानी न्यायालय के आदेश के रूप में
क्रियान्वित किया जाता है। ये देखिए, इसके निर्णय को दीवानी न्यायालय के आदेश के रूप में क्रियान्वित किया जाता है और इन पक्षों को वकीलों के प्रतिनिधित्व की जरूरत इसमें नहीं होती है। इसमें जो पक्ष होते हैं इनको वकील का जरूरत नहीं होता है। इसमें पक्षों द्वारा कोई भी फीस नहीं लिया था। पक्षों मतलब समझ रहे हो ना, जिनके बीच में विवाद चल रहा है, ये दोनों पक्ष के बीच में यदि मान लीजिए लड़ाई हुआ तो उनके बीच उनको कहा गया है पक्षों का। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। सिविल न्यायालय संहिता है तथा अन्य जो साक्ष्यों जैसे सख्त नियम जो जरूरत पड़ने पर ही पड़ती है, समझ गए। और प्राकृतिक न्याय हो गया, अन्य कानूनी सिद्धांत हो गया। इन कानूनी सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग अधिकतर होता है, समझ गए। अनौपचारिक बैठक में निर्णय लिया जा सकता है और जो निर्णय लेते हैं उन पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं होता है, समझ गए। ये निर्णय लिया जाता है इसमें और निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, बाध्यकारी नहीं, सॉरी, बाध्यकारी होते हैं। ये निर्णय बाध्यकारी होगा, नहीं तो फिर निर्णय क्यों लिया जाएगा यदि बाध्यकारी नहीं होगा तो। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ कोई भी अपील कहीं भी आप दायर नहीं कर सकते हैं। इसमें ये लोक अदालत के ये प्रदान किया गया है शक्तियाँ। कोई भी इसके खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई फीस नहीं लिया जाता है, ये तो मैंने बता ही दिया गया। अब लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं। लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित विवादों से संबंधित होता है। जैसे कि पहला विवाद आप देख रहे हैं, जो न्यायालय में लंबित मामले होते हैं, न्यायालय में लंबित मामले से होता है, या ऐसे मामले जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं लेकिन उन्हें अभी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, समझ गए, जिनके लिए लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है, समझ गए। लोक अदालत उन आपराधिक मामलों में भी समझौता करवाते हैं और उनका समाधान कर सकती है जो प्रासंगिक विधि के अधीन आते हैं। और विवाह संबंधित हो गया, पारिवारिक विवाद हो गया, आपराधिक मामला हो गया, या भूमि संबंधी विवाद कोई है, जैसे कोई श्रम संबंधी विवाद है, या कर्मचारी को कोई क्षति पहुंचा है, उसके उसके मामले हो गए। बैंक वसूली के लिए कोई संबंधित कोई भी मामला है तो ये लोग अदालत द्वारा निपटाए जा सकते हैं, समझ गए। किसके द्वारा? यह लोग अदालत द्वारा निपटाए जा सकते हैं। इसकी शक्तियाँ की बात करें तो ये शक्तियाँ इनको वह शक्तियाँ प्राप्त होती है जो सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्राप्त है। किसको? जो सिविल न्यायालय को शक्तियाँ प्राप्त है, समझ गए। लोक अदालत को उसके समझ प्रस्तुत किए गए मामले के निपटान और उसकी जो पद्धति होती है उसको निर्धारण करने में समुचित शक्ति होती है, समझ गए। और ये अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता 195 धारा और अध्याय अध्याय XXVI के उद्देश्य से सिविल न्यायालय माना जाएगा, ऐसा बताया गया है शक्तियाँ, इनके शक्तियाँ के बारे में। आगे देखते हैं लोक अदालत का क्या क्या स्तर होता है, उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। इनके स्तर की बात की जाए तो पहला होता है उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति। दूसरा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति। तीसरा तालुक तालुक विधिक सेवा समिति। चौथा बात करें तो राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। विधिक सेवा प्राधिकरण। लास्ट है
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या होगा? ये लास्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समझ गए? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समझ गए? चलिए अब समझते हैं अस्थाई लोक अदालत के बारे में। अस्थाई लोक अदालत क्या है? अस्थाई लोक अदालत की बात किया जाए तो इनका प्रावधान विवेक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो 1987 है, 1987 में संशोधन के माध्यम से 2002 में किया गया था, समझ गए? 1987 में संशोधन के माध्यम से 2002 में किया गया। ये सार्वजनिक सेवा जैसे हो गया कि परिवहन का हो गया, डाक का हो गया, इस तरह के जो सेवा है, इनसे जुड़े जो मामला होता है, इनसे जुड़े मामले का समाधान करने से संबंधित होते हैं, समझ गए? ये अस्थाई लोक अदालत 1 करोड़ रुपए तक में 1 करोड़ तक के मामले की सुनवाई कर सकती है। कौन? लोक अदालत। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अस्थाई जो लोक अदालत है, इनका अधिकार क्षेत्र केवल मुकदमों के मामले में ही होता है, मुकदमों के मामले में ही है। जबकि आप देखते होंगे कि लोक अदालतों का अधिकार क्षेत्र लंबित होता है और पूर्व मुकदमे मामले दोनों में होता है, समझ गए? अब चलिए हम लोग न्याय पंचायत के बारे में जानते हैं कि न्याय पंचायत क्या है। न्याय पंचायत की बात की जाए तो ये न्यायालय का, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये सबसे निचला सोपान होता है। सोपान मतलब निचला ये न्यायालय का स्तर होता है। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। न्याय प्राप्त न्याय प्राप्त न्याय प्राप्त करने का ये जो सरल अ, तरीका होता है, ये न्याय पंचायत में ही होता है। इसीलिए इसको न्याय प्राप्त करने का सरल उपाय भी बताया गया है और मतलब त्वरित और सस्ता साधन भी बताया गया है। इसको पारंपरिक जो ग्राम समुदाय होता है, उसको जीवन का पूर्ण उत्थान करने का ये जगह बताया गया है। इसको न्याय पंचायत को। इसका संरचना देखा जाए तो ये न्याय पंचायत का हेड कौन होता है? ये सरपंच होता है, समझ गए? न्याय पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच होता है। एक सेकंड, ये स्लाइड थोड़ा उस साइड हो गया है। मैं इसे, ये साइज बढ़ा हुआ है थोड़ा, इसी वजह से ये हो गया था। जैसा कि मैंने बताया कि ये न्याय पंचायत का सरपंच कौन होता है? हेड मतलब सरपंच होता है। इसका जो सदस्य होता है वो पढ़ा लिखा रहता है और कम से कम 30 वर्ष का आयु होना चाहिए इसके सदस्य होने के लिए। न्यूनतम 30 वर्ष का होना चाहिए और इसका नियुक्ति नामांकन और निर्वाचन के आधार पर ही होता है। किसका? सरपंच का। अधिकार क्षेत्र का देखा जाए तो ये दीवानी, फौजीदारी, ये दोनों क्षेत्रों में न्यायिक अधिकार इनका होता है। ये दोनों क्षेत्र को ये देखते हैं। जैसे कि फौजीदारी मामले में समझा जाए तो ये सामान्य नुकसान जो होता है और चोरी हो गया, इस तरह के जो कार्य होते हैं, इस तरह के जो काम लोग करते हैं, उनको देखते हैं। और इसकी विशेषता समझे तो जिस या उस प्रक्रिया का पालन करते हैं जो कि न्याय पंचायत में बहुत सरल और अनौपचारिक होती है, समझ गए? कानूनी संहिता जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होते हैं। ये विशेषता हैं उनकी। नियम न्यायालय के जो विपरीत होते हैं, इनके पास वैसे मामले की जांच करने की भी शक्ति होती है। कैसे? न्यायालयों के विपरीत तो मामले की भी जांच करने की इनके पास शक्ति होती है। अपनी अवमानना होने पर ये ये उनको दंड दे सकते हैं, ऐसा अधिकार इनको दिया गया है। ये इस ग्राम पंचायत में कोई वकील की जरूरत नहीं होती है। अब चलिए आगे देखते हैं कि ग्राम न्यायालय के बारे में। ग्राम न्यायालय का गठन का बात किया जाए तो ये कब हुआ था? ये ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के उद्देश्य जो ग्रामीण भारत के न्याय है यहाँ तक पहुँचाने के लिए, सुधार करने के लिए इनका गठन किया गया था। किसके तहत? ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत इनको गठन किया गया था। ग्राम न्यायालय के जो जिले हैं, इन जिलों में प्रत्येक पंचायत के लिए एक मध्यवर्ती स्तर होता है और उस मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के जो समूह होते हैं, उन समूह के लिए
ये स्थापित किया गया है। इसकी संरचना देखा जाए तो, संरचना की बात करें तो ग्राम न्यायालय के ये न्यायाधीश न्याय अधिकारी द्वारा की जाती है। समझ गए? यह प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान होता है। इसकी नियुक्ति संबंधी में बात की जाए तो यह उच्च न्यायालय की सहमति से ही राज्य सरकार करती है, ऐसे इनकी नियुक्ति नहीं होती है। अधिकार क्षेत्र इनका उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा ही अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित क्षेत्र पर ही किया जाता है। समझ गए? राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित क्षेत्र पर किया जाता है। इनके अधिकार क्षेत्र में दोनों आते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत में भी आया और इसमें ग्राम न्यायालय में भी दोनों वही आएगा, दीवानी और फौजदारी मामला। इससे संबंधित उच्च न्यायालय के द्वारा आर्थिक क्षेत्राधिकार क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। विशेषता देखा जाए तो इनकी विशेषता में अधिकार क्षेत्र में सचल न्यायालय, जो कि हम लोग कहते हैं कि मोबाइल कोर्ट के नाम से जानते हैं, इसके रूप में कार्य करती है। इसके पास क्या है, ये देखिए, मोबाइल कोर्ट के रूप में ये कार्य करती है। इनके पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दायरे से जो बाहर के निश्चयी साक्ष्य होते हैं उनको स्वीकृत करने का अधिकार भी होता है। फौजदारी और दीवानी मामले के संबंध में अपील जो होती है सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय में की जाती है। इनकी अपीलों की सुनवाई और निपटान अपील दाखिल करने के लिए 6 महीने के अवधि के भीतर ही किया जाता है। समझ गए? न्यायालय को सुलह द्वारा मामले के हल करने का प्रयास किया जाता है। समझ गए? कैसे? ये सुलह के द्वारा मामले को हल करने का प्रयास किया जाता है और ये 6 महीने की अवधि के भीतर ही उस पर निर्णय लेने का इनको अनिवार्य किया गया है। कोई भी यदि केस है, मतलब कि कोई भी मामला है, तो इनको 6 माह की अवधि के भीतर ही निर्णय लेना है। और राज्य की जो राजभाषा है, ये राजभाषा में कार्यवाही संचालित करने का इनको निर्देश दिया जाता है। ऐसा नहीं कि ये कोई भी भाषा में बोलेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर भाषा फिक्स नहीं किया गया है। वो राज्य की जो राजभाषा रहेगी उसी भाषा में इनको संचालित करना होगा ना, मतलब करने के लिए इनको निर्देश दिया जाता है। अब देखते हैं परिवार न्यायालय के बारे में। परिवार न्यायालय में देखा जाए तो परिवार न्यायालय, ये परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में परिवार न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है और इसकी स्थापना उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है। समझ गए? इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात की जाए तो विवाह और पारिवारिक जो मामले होते हैं, इन पारिवारिक मामले तथा उनके जो संबंधित कोई भी और विवाद हैं तो उनका सुलह करवाते हैं और उनके समझौते के माध्यम से इसको निपटाने का प्रयास करते हैं। विशेषता इनकी क्या है? विशेषता, परिवार न्यायालय की अपनी नियम प्रक्रिया विकसित करने के लिए स्वतंत्र होता है। पहली विशेषता इनकी ये है। दूसरी विशेषता है कि इनके द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं ये सिविल प्रक्रिया संहिता में दिए गए नियमों के अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट विशेषता की बात की जाए तो ये मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से विवादों को हल करने पर ज़्यादा जोर देते हैं। समझ गए? इनकी ये विशेषताएं हैं। अब चलिए आगे समझते हैं वाणिज्यिक न्यायालय। वाणिज्यिक न्यायालय क्या है? वाणिज्यिक न्यायालय की बात की जाए तो ये वाणिज्यिक मामला है, इनके लिए बना हुआ है। वाणिज्यिक मामले के तहत जो आने वाले जो बड़े विवाद होते हैं, विवादों का समाधान करने का इनमें प्रयास किया जाता है वाणिज्यिक न्यायालय में। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे कि व्यापारिक जो दस्तावेज से संबंधित मामला होता है, वैसे मामले को, पण्य उत्पादों के मामले को, या कोई भी सेवा को देने और लेने के मामले को, बौद्धिक संपदा अधिकार को, फ्रेंचाइजी को, आवंटन को, परामर्श को, इस ऐसे मामले को जो है वाणिज्यिक न्यायालय में सुलझाया जाता है, सॉल्व किया जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें वाणिज्यिक अपील की बात की जाए तो वाणिज्यिक अपील, ये इनके 2 भाग होते हैं। पहले देखते हैं कि वाणिज्यिक अपील क्या है। इनका गठन की बात की जाए तो ये प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। गठन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। इनके अध्यक्षता 2 न्यायाधीशों की पीठ करती है।
किसकी? 2 न्यायाधीशों की पीठ करती है और वाणिज्यिक न्यायालय और वाणिज्यिक प्रभाग से ये अपील सुनती है। इनका देखा जाए वाणिज्यिक अपील का प्रभाग न्यायालय 2 भागों में बाँटा गया है। ये देखिए, पहला उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक प्रभाग और दूसरा वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में बाँटा गया है। यह न्यायालय जो होता है, यह उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम 2015 को जिला स्तर पर गठन इनको किया गया है। 2015 के प्रावधान के अनुसार इनका गठन हुआ है। किनका? वाणिज्यिक न्यायालय के ये 2 प्रभागों का। पहला उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक प्रभाग, दूसरा वाणिज्यिक न्यायालय का। चलिए अब देखते हैं कि सौदा अभिभावक क्या है। सौदा अभिभावक की बात की जाए तो इस इसके तहत जो दंडनीय अपराध होता है, उस अपराध को आरोपी व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए कानून में निर्धारित दंड जो दिया जाता है, जो दंड दिया गया है, उनको कम करने के हेतु याचिका सौदा अभिभावक के पास कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन कम गंभीर अपराध के मामले में किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको मौत का सजा किसी को मिला है तो उनको अपराध को मामले में ये कम कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। साथ ही अभियुक्त द्वारा अपना अपराध भी स्वीकार करते हैं। यदि अभियुक्त जो व्यक्ति है, जो दोषित व्यक्ति है, वो अपना दंड स्वीकार करेगा कि हम ये दोष किए हैं, तब उनका वो माफ़ किया जाता है। इसके मुख्य रूप से सुनवाई से पहले बातचीत किया जाता है, उसको वार्ता कहते हैं, समझे? भारत में सौदा अभिभावक को दंड प्रक्रिया संहिता, ये देखिए, सौदा अभिभावक को दंड प्रक्रिया संहिता CRPC वर्ष 2006 में शामिल किया गया था, समझ गए? CRPC के जो भाग 21A हैं और अनुच्छेद कितना? भाग 21A के अनुच्छेद 265A और 65A से 265L तक, इनमें से संबंधित जो भी उपबंध किया गया है, इसके बारे में भारत सौदा अभिभावक दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है कि क्या इसमें इनके लिए प्रबंध किया गया है। हालांकि यह केवल बहुत कम मामलों के लिए उपलब्ध किया जाता है। ये बहुत कम मामले देखते हैं ऐसे। चलिए आगे देखते हैं सामूहिक सौदेबाजी के बारे में, जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग भी कहते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में कहा जाए तो ये सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को उस तकनीकी के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जैसे कि जिसमें विवाद का समाधान दबाव की बजाय जो मैत्रीपूर्ण ढंग से सहमति से किया जाता है, उसको बोलते हैं सामूहिक सौदेबाजी। यह मुख्यतः नियोजन के शर्तों से संबंधित होता है, मतलब कि कुछ लेन देन को लेकर शर्त पर ही ये इनका पूरा किया जाता है। कर्मचारी पर अपनी शक्तियों का शिकायतों को प्रकट करने के लिए ये करते हैं। ये ज़्यादातर कर्मचारी इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए ये अपनी शिकायत को प्रकट करते हैं इसके द्वारा, सामूहिक सौदाबाजी के द्वारा। अधिकरण की बात की जाए तो अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल, समझ गए? अधिकरण ऐसे निकाय होते हैं जिन्हें विशेष कानून के द्वारा गठित किया गया है। इनको अर्ध न्यायिक कार्य संपादित करने के लिए सौंपा गया है। कैसे कार्य करने के लिए? अर्ध न्यायिक कार्य संपादित करने के लिए सौंपा गया है, समझ गए? भारत में अधिकरणों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है कि पहला देखा जाए वर्गीकरण के आधार पर तो ये अधिकरण पहला है अर्ध न्यायिक कार्य करने वाला प्रशासनिक निकाय। इसका मतलब है कि ये किसी भी विभाग और अन्य जो निकाय होते हैं उस निकाय में अहम हिस्से इनका होता है, समझ गए? दूसरा बात की जाए तो प्रशासनिक निर्णय लेने वाले निकाय, यहाँ ये विभाग जो विवाद में उलझे हुए रहते हैं उसके नियंत्रण के लिए बाहर ये आते हैं, विवाद से जो बाहर होते हैं उसके बाहर जो आते हैं उनको कहा गया है। इस प्रकार किसी भी विवाद का निर्णय करने वाला जो व्यक्ति होता है एक न्यायाधीश के न्यायिक रूप से निष्पक्ष होकर करता है। और उदाहरण के लिए देखा जाए तो ये आयकर अपील अधिकरण वित्त मंत्रालय के अधीन होकर विधि मंत्रालय के अधीन है ये सब। तीसरा में देखा जाए तो ये
वर्गीकरण के आधार पर ये अनुच्छेद 223 ए और 223 बी ये इसके माध्यम अधीन गठित अधिकरण किया गया है। इसकी उत्पत्ति का स्रोत संवैधानिक होता है। इनके पास उच्च न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होती है। इनको वही दर्जा दिया जाता है। उच्च न्यायालय के जो दर्जा दिया जाता है इनको भी वही दर्जा दिया जाता है। समझिए। चलिए अब देखते हैं कि विभिन्न प्रशासनिक और कर संबंधित विवाद जो है उसको निपटाने के लिए और क्या अधिकरण बताया गया है। ये देखिए, पहला बात किया जाए तो सीमा उत्पाद और सेवा का अपीलीय अधिकरण है। दूसरा आयकर अपीलीय अधिकरण है। तीसरा राष्ट्रीय हरित अधिकरण है। चौथा प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण है। फोर्थ में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण है। नेक्स्ट देखा जाए ये जल विवाद अधिकरण लास्ट है। ये सशस्त्र बल अधिकरण। ये सारे निपटाने के अन्य अधिकरण बताए गए हैं। समझे। इन अधिकरणों की विशेषता की बात की जाए तो विशेषता में ये बताया गया है कि ये अर्ध न्यायिक कार्य करने के लिए सक्षम है और इनको अपने आदेशों से कानून का निर्माण अपने कर सकते हैं। कानून का भी निर्माण कर सकते हैं। इनको सिविल प्रक्रिया संहिता के सख्त नियमों से का पालन करना होता है। इनका सिविल प्रक्रिया संहिता के सख्त नियमों का पालन करना होता है। ये प्रक्रिया न्याय के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। किसके? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं। चलिए अब देखते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में समझते हैं कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण क्या है। समझिए। स्थापना की बात की जाए तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना वर्ष 1985 में की गई है। इसका मुख्य न्यायाधीश होता है न्यायाधीश नहीं, न्यायपीठ। ये दिल्ली में इनका न्यायपीठ होता है और जो अतिरिक्त इसके अलावा मुख्य न्यायपीठ के अलावा ये अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग राज्य में इनका न्यायपीठ होते हैं। समझ गए। अब वर्तमान में ये इनकी 18 न्यायपीठ है। न्यूनतम संघ राज क्षेत्र की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में इनका न्यायपीठ है न्यूनतम। और इनकी क्षेत्राधिकार में इनके पास इसके दायरे में आने वाले जिस सभी लोक सेवकों की नियुक्ति होती है उनकी नियुक्ति इनके क्षेत्राधिकार में आते हैं और सभी सेवाओं के मुद्दों के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार आते हैं। इनके अंतर्गत मूल क्षेत्राधिकार आते हैं। इनकी संरचना की बात की जाए तो इनकी संरचना देखा जाए इनकी संरचना की बात की जाए तो ये बहु सदस्यीय निकाय है। इनको माना गया है। किनको? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को बहुसदस्यीय निकाय माना गया है। इसके अध्यक्ष कितने होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं और कुछ सदस्य होते हैं। समझ गए। अब वर्तमान में देखा जाए तो इनके वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 65 सदस्य हैं। समझ गए। ये 65 सदस्य हैं इनके वर्तमान में। अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहलाता है। समझ गए। वर्ष 2006 में इनको प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम में संशोधन के द्वारा सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा प्रदान किया गया है। इन्हें दोनों जैसे कि न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में चुना जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। समझ गए। ये देखिए, प्रशासनिक क्षेत्रों में चुना जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण की अब बात करें, समझते हैं। इनमें एक ये भी देख लीजिए कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में ये आदेश किसके खिलाफ अपील की जाती है। ये खिलाफ की बात करें तो ये आदेश केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील संबंधित जैसे उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है उस खंडपीठ के समक्ष की जाती है। समझ गए। राज्य प्रशासनिक अधिकरण समझते हैं। राज्य प्रशासनिक अधिकरण क्या है? राज्य प्रशासनिक अधिकरण के बारे में देखा जाए तो इनका ये अधिकरण अधिनियम 1885 ये 1885 केंद्र सरकार को संबंधित जो राज्य होते हैं, जो संबंधित राज्य हैं, सरकारों के विशेष निवेदन पर यह प्रशासनिक अधिकरण का स्थापित करने के लिए शक्ति इनको प्रदान किया गया है। समझ गए।
और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में बात की जाए तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात की जाए तो राज्य के राज्यपाल से इनको परामर्श लेकर राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति इनकी की जाती है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात की जाए तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, 2018-10 को हुआ था इसका, 18-10-2010 को इसका स्थापना हुआ था। उस दिन राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के द्वारा इसका किया गया है। और इसका प्राकृतिक साधनों की बात की जाए तो प्राकृतिक साधनों की ये सुरक्षा के मामले में इसका जो निपटाने के लिए इनका किया गया है, इनको लागू। जैसे कोई भी प्राकृतिक साधन हो गया, यदि कोई भी दिक्कत हो रही है तो इसको ख्याल रखने के लिए इनका इस राष्ट्रीय हरित अधिनियम का लागू किया गया है। देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद अधिकरण भारत तीसरा देश बन गया है अधिकरण लागू करने वाला। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है और भोपाल, पुणे, कोलकाता में इसके अन्य पीठ भी मौजूद हैं। इसकी संरचना देखें तो इसका अधिकरण के निम्नलिखित अधिकरण शामिल हैं, निम्नलिखित चीजें शामिल है इस अधिकरण में। जैसे कि संरचना के बारे में बात करें तो ये एक अध्यक्ष के बारे में, एक अध्यक्ष शामिल है, न्यायिक सदस्य शामिल है और विशेषज्ञ शामिल है। एक अध्यक्ष में ये भारत का मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है और इसका उच्च न्यायालय के पीठाधीशीन और सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उसके द्वारा वो होते हैं, ये पीठाधीशीन होते हैं और न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकते हैं। विशेषज्ञ देखा जाए तो ये पर्यावरण क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं और कम से कम 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिनको है उनको विशेषज्ञ कहा गया है, विशेषज्ञ सदस्य के रूप में यहाँ वर्णित किया गया है। इनके अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए ये पद ग्रहण करते हैं। ये पुनः नियुक्ति के पात्र दोबारा नहीं होते हैं। एक बार इनके नियुक्ति कर दिया गया, ये अपने कार्यकाल के यदि 5 वर्ष खत्म कर दिए तो इनको पुनः दोबारा नियुक्त नहीं किया जाता है। इनका अधिकार क्षेत्र देखा जाए तो इनका अधिकार क्षेत्र बहुत मुद्दों पर चलता है। पहला देखिए, ये जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 का क्षेत्र अधिकार इनको प्राप्त है। दूसरा, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 का इनको प्राप्त है। थर्ड बात की जाए तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, नेक्स्ट वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981, नेक्स्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, लास्ट है ये जैव विविधता अधिनियम 2002। इन सब के लिए, इन सब से संबंधित मुद्दों पर ये निर्णय लेते हैं। समझ गए? राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है, इनको वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927 से जो संबंधित मुद्दे होते हैं उन पर सुनवाई करने की शक्ति इनको नहीं दी गई है। समझ गए? और इनके कार्य की बात करें और शक्तियां की बात करें तो इनके कार्य शक्तियां में देखा जाए तो ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या भारतीय साक्ष्य संहिता साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, इनको बाध्यकारी नहीं किया गया है। ये जो होते हैं ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं, इन सिद्धांतों पर ये चलते हैं, इनको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की शक्तियां दी गई है। निवेदन और जो अपील होते हैं, अपीलों के दर्ज होने की तिथि जबकि होती है उस अवधि से उस दर्ज शिकायत को उसको 6 महीने के भीतर ही निपटाने का इनको लिए अनिवार्य किया गया है। एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध अपील सीधे उच्चतम न्यायालय की जाती है। एनजीटी मतलब वही मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इनके विरुद्ध अपील सीधे उच्चतम न्यायालय में जाएगी। कोई भी आदेश हो गया, निर्णय हो गया, अधिनिर्णय हो गया, इनको पारित करने से पहले इससे सतत विकास के सिद्धांत और निवारक सिद्धांत और प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत का अनुप्रयोग करना होगा। इनको ये बातकारी के बारे में बताया गया है। और
एनएसजीटी के पास स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार नहीं होता है। ये उच्चतम न्यायालय पर आधारित होते हैं। उच्चतम न्यायालय ही सुनवाई इनकी करती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन में देखा जाए तो इसके पास सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त होती है। समझ गए? इसके बारे में इतना ही था। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग इसी तरह लगे रहें, जमे रहें, पढ़ते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है? ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।